नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो टॉपिक है वह बीएससी जो थर्ड सेमेस्टर वनस्पति विज्ञान और एमएससी थर्ड सेमेस्टर वनस्पति विज्ञान दोनों में है। इसके साथ साथ जितने वनडे एग्जामिनेशन है टीजीटी पीएचडी के लिए भी आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में आप लोग कम से कम 8-10 ऐसे नए पॉइंट के बारे में या ऐसे नए बिंदु के बारे में आप लोग जानेंगे जो आप लोग इसके पहले इतने सिस्टमेटिक ढंग से इसकी व्याख्या नहीं सुने होंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंसंट्रेट होकर के लास्ट तक देखिए। अब प्रश्न आता है कि आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या क्या। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि बेंथम हुकर कौन थे, बेंथम हुकर ने किस प्रकार का क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, मीन्स कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, और ये तीनों क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है। इसके बाद जानेंगे कि बेंथम हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वह एंजियोस्पर्म का था या किसी अन्य प्लांट ग्रुप का था, और उन्होंने एंजियोस्पर्म में कितने ग्रुप में उसको क्लासिफाई किया, मीनिंग कि इनके जो क्लासिफिकेशन में एंजियोस्पर्म को कितने फैमिली में, कितने जेनरा में या कितने जीनस में उसको डिवाइड किया गया। इस क्लासिफिकेशन की प्रमुख विशेषताएं, फीचर कौन कौन से हैं, और लास्ट में जानेंगे कि बेंथम हुकर जो क्लासिफिकेशन है इसकी प्रमुख मेरिट क्या है, प्रमुख अच्छाइयाँ क्या हैं और प्रमुख डीमेरिट क्या है, इनमें प्रमुख कमियाँ क्या हैं। तो कई बार एग्ज़ाम में मेरिट और डीमेरिट अलग से भी 5 या 10 नंबर में जो कि दे देता है। अब देखिए, बेंथम हुकर कौन थे, सबसे पहले प्रश्न हम लोग जानते हैं। तो बेंथम और हुकर जो थे दोनों लोग इंग्लैंड के जो कि बोटैनिस्ट थे, और रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, रॉयल बोटेनिकल गार्डन लंदन के इंग्लैंड के क्यू स्थान पर जो कि सिचुएटेड है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा जो कि बोटेनिकल गार्डन है। क्या नाम है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड या लंदन, दुनिया का सबसे बड़ा जो कि बोटेनिकल मतलब गार्डन है। यहाँ से दोनों अंग्रेज वैज्ञानिक जो कि एसोसिएटेड हैं, जिनमें बेंथम हुकर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बेंथम साहब जो थे वह उनका योगदान जो है कि इस मतलब क्लासिफिकेशन में ज़्यादा रहा है। अब एक कौन सा क्लासिफिकेशन दिए, तो आप लोग पहले से पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में या अन्य क्लासेज में कि फ़िलहाल वर्तमान में 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम जो प्रचलित हैं या प्रचलन में हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और तीसरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ हम लोग तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज तीनों के बारे में एक ओवरव्यू जान लेते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मीनिंग ये हो गया, ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम जिनमें प्लांट को आर्टिफिशियल कैरेक्टर के आधार पर, या ये कहें कि एक या कुछ कैरेक्टर या फीचर के आधार पे क्या हो, प्लांट को क्लासिफाई कर दिया जाए। तो ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिन्होंने फ्लावर के मतलब बेसिस पर
या फ्लावर के जो एंथर पार्ट है उसका अध्ययन करके पूरे प्लांट वर्ल्ड को 24 अलग अलग ग्रुप में जो कि डिवाइड किया। इसके बाद दूसरा आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन है वह नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल या उदाहरण है। मीनिंग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कई वैज्ञानिकों ने दिया, लेकिन उनमें सबसे बेस्ट, सबसे एडवांस अगर मतलब माना जाए तो बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन है। अब प्रश्न आता है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या हुआ। तो ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो पौधों में नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर, नेचुरल एफिनिटी पर आधारित हो। मीनिंग कि वह क्लासिफिकेशन सिस्टम जो पौधों को उनमें उपस्थित विजिबल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर उनको क्लासिफाई किया गया हो, उसको हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। और तीसरा आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मीनिंग ये हो गया कि ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें पौधों को इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर उनको क्लासिफाई किया गया हो, जिनमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इंगलर जो कि प्रांटल का क्लासिफिकेशन है, क्रॉनक्विस्ट का क्लासिफिकेशन, हचिंसन का क्लासिफिकेशन इसके अंतर्गत आता है। अब हम लोग जो आज जानेंगे मुख्य रूप से वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और जिनमें बेंथम और हुकर साहब का क्लासिफिकेशन है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। अब हम लोग एक एक करके पॉइंट पर आते हैं। देखिए बेंथम साहब का जो पूरा नाम था जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर, दोनों लोग क्या थे, इंग्लिश जो कि बोटैनिस्ट थे, एसोसिएटेड विथ रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। मीनिंग बेंथम और हुकर साहब दोनों लोग जो थे वह अंग्रेज या इंग्लैंड के जो कि बोटैनिस्ट थे और दोनों लोगों का संबंध रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड या लंदन से था। अब रॉयल बोटेनिकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, वही लिखा गया ब्रैकेट में कि लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बेंथम एंड हुकर गिव नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन 3 वॉल्यूम ऑफ देयर बुक जेनरा प्लांटेरम इन अप्रैल 1883। देखिए बेंथम और हुकर साहब ने जो क्लासिफिकेशन दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन को उन्होंने, इनकी बुक थी 3 वॉल्यूम बुक, 3 पार्ट में जो की थी, तो इस बुक में दिया था और उस किताब का, बुक का नाम था जेनरा प्लांटेरम। तो जेनरा प्लांटेरम जो बुक थी इसका फर्स्ट जो पब्लिकेशन हुआ था वह 1862 में हुआ था और लास्ट जो पब्लिकेशन हुआ था वह 1883 में, अप्रैल 1883 में हुआ था। और इस 3 वॉल्यूम बुक में, जेनरा प्लांटेरम बुक में, इन्होंने पूरे एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन को डिटेल में दिया था। अब अगला पॉइंट आता है, इन दिस क्लासिफिकेशन प्लांट्स आर अरेंज एंड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन को हम लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर यही है कि बेंथम और हुकर साहब जो थे इन्होंने पूरे प्लांट को जो क्लासिफाई किया, पूरे एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई जो किया था वो उनमें उपस्थित नेचुरल कैरेक्टर का अध्ययन करके और उसके आधार पर उन्हें क्लासिफाई किया। ये पूछा जाए कि बेंथम हुकर का जो क्लासिफिकेशन है किस साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन से प्रेरित था या आधारित था, तो यहाँ पे हम बताएंगे A.P.D. कैंडोल साहब का। तो इट बेस्ड ऑन A.P.D. कैंडोल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब A.P.D. कैंडोल साहब ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उनके क्लासिफिकेशन से प्रेरित या उस पर आधारित बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन था। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में एंजियोस्पर्म को कितने फैमिली में, जेनर और स्पीसीज में जो कि डिवाइड किया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बताया गया कि एंजियोस्पर्म आर क्लासिफाइड 202 फैमिली, 7569 जो कि जेनरा
and 97,205 स्पीसीज। मीनिंग बेंथम और हुकर साहब ने पूरे एंजियोस्पर्म को अपने बुक में जो क्लासिफाई किया था, जिसमें 202 फैमिली में इन्होंने क्लासिफाई किया था, 7,569 जेनरा और 97,205 स्पीसीज, इतने डिटेल ढंग से इन्होंने क्लासिफाई किया था। अब इसके बाद अगर कुछ फीचर इनके क्लासिफिकेशन का देखा जाए तो फैमिली बिगिंस विथ रेनकुलेसी एंड एंड विथ ग्रेमिनी या ग्रेमिनेसिया, जो कि पोएसी। मतलब अगर देखा जाए तो इनके क्लासिफिकेशन में सबसे फर्स्ट जो फैमिली थी वह रेनकुलेसी थी, एक कई बार वाइवा में पूछा गया है, और लास्ट फैमिली ग्रेमिनी या जिसको हम लोग पोएसी या ग्रेमिनेसी के नाम से भी जानते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू। अब इन्होंने जो जिम्नोस्पर्म को क्लासिफाई किया, फ्लावरिंग प्लांट को क्लासिफाई किया था, ये भी कई बार पूछा गया है, तो 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, डाइकोटिलेडन या डाइकोटिलेडनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलेडनी। मतलब इन्होंने पूरे फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म को 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, डाइकोटिलेडनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलेडनी। अब इसके बाद आता है कि डाइकॉट्स डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। डाइकॉट को 3 क्लास में इन्होंने डिवाइड किया, पॉलीपेटाइली, गैमोपेटाइली और मोनोक्लेमाइडी। और मोनोकाट को 8 सीरीज में इन्होंने डिवाइड किया। ये वाला पॉइंट भी वाइवा में कई बार पूछा गया है कि इन्होंने डाइकॉट को 3 क्लास में, पॉलीपेटाइली, गैमोपेटाइली, मोनोक्लेमाइडी में डिवाइड किया और मोनोकाट को 8 सीरीज में डिवाइड किया। हाँ, अब इनका जो आउटलाइन है क्लासिफिकेशन का, वो बुक में ऐसे दिया हुआ, उसमें बहुत विशेष कुछ समझाना नहीं है, तो उसको आप लोग बुक से देख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन में अच्छाइयाँ क्या थी और कमियाँ क्या थी, मेरिट और डीमेरिट। कई बार एग्जाम में 5 या 10 नंबर में पूछा हुआ है, हम लोग बहुत सिस्टमेटिक ढंग से जानते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मेरिट में है, मेरिट ऑफ क्लासिफिकेशन में बेंथम हुकर के, कि बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी। सबसे पहली विशेषता ये है कि बेंथम और हुकर साहब का जो क्लासिफिकेशन है वह नेचुरल एफिनिटी पर, प्राकृतिक गुणों पर आधारित है। मतलब जो गुण पौधों में हमें मार्फोलॉजिकली विजिबल होते हैं, दिखते हैं, उनका अध्ययन करके इन्होंने पौधों को क्लासिफाई किया। दूसरा, वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब बेंथम और हुकर साहब का जो क्लासिफिकेशन है वह इतना सिस्टमेटिक ढंग से उसमें क्लासिफाई किया गया है, इतना विधिवत एक एक चीज़ को डिटेल रूप में बताया गया है कि विश्व के तमाम जो हर्बेरिया हैं, विश्व के जो तमाम कंट्री में, अलग अलग कंट्री में जो हर्बेरिया हैं या जो बोटेनिकल गार्डन हैं, उनको क्लासिफाई करने में, अरेंज करने में बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन को ही फॉलो किया जाता है। तो इसलिए क्या हुआ कि इनका क्लासिफिकेशन वाइडली एक्सेप्टेड है, मतलब एक तरीके से सर्वमान्य है। थर्ड पॉइंट है हाई एक्यूरेसी। बेंथम हुकर का जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो पौधों का जो पोजीशन है, जो स्थान है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू को आधार मान के उनको क्लासिफाई किया गया है, सब डिवाइड किया गया है, उनमें एक्यूरेसी बहुत हाई लेवल की है। मतलब उसमें अगर ये कहा जाए कि बाद के जो तमाम अलग अलग वैज्ञानिक आया, जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आया, उसके अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकला कि नहीं, एक्यूरेसी इनके क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा थी। मतलब इनके क्लासिफिकेशन में गलतियां बहुत कम देखने को मिली। चौथा है एक्सटेंसिव स्कोप। बेंथम हुकर का जो क्लासिफिकेशन है उसकी यूज की बात करें, अगर हम लोग उपयोगिता की बात करें, स्कोप की बात करें, तो अन्य क्लासिफिकेशन सिस्टम की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये क्लासिफिकेशन क्या है, नेचुरल मार्फोलॉजिकल गुणों पर आधारित है। मतलब जैसे 10 प्लांट हमारे सामने हैं तो हम प्लांट को देख के मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर होगा तो बता देंगे कि इसमें लीफ कैसा है, फ्रूट कैसा है, फ्लावर कैसा है, स्टेम कैसा है, रूट कैसा है। तो मीनिंग ये समझने में क्या आता है, हम लोगों को आसानी होती है, हम लोग आसानी से कैरेक्टर को देख के समझ सकते हैं। तो इसलिए इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगला पॉइंट 5वां है
प्रैक्टिकल यूटिलिटी, चूँकि इनका जो क्लासिफिकेशन नेचुरल गुणों पर आधारित है और जो क्लास, आर्डर, फैमिली, इन सब का जो डिवीज़न है वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर पर आधारित है। तो एक तरीके से ये हम कर सकते हैं कि इसका उपयोग करना प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत इजी है, आसानी से हर कोई व्यक्ति उसको समझ सकता है और उसके अनुसार वो जो कि अरेंजमेंट कर सकता है। छठा पॉइंट है सब डिवीजन ऑफ जेनरा। एक अच्छा ये भी है बेंथम हुकर की क्लासिफिकेशन की कि ऐसे जेनरा जो लार्जर साइज के हैं, बड़े साइज के हैं, उनको सब जेनरा में क्या हुआ, डिवाइड किया गया है। तो इसका लाभ क्या मिलेगा कि अगर एक जेनरा में सपोज अगर 100 या 100 स्पीसीज को जो कि रखा गया है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ स्पीसीज ऐसी होंगी जो कोरिलेट नहीं करती होंगी या आपस में मिलती नहीं होंगी। और जब हम किसी जेनरा को अलग अलग सब जेनरा में डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज की संख्या कम हो जाएगी। तो मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड स्पीसीज जो होंगी वह एक ग्रुप में आ जाएंगी। तो इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसमें जो लार्जर साइज के जो जेनरा थे, जिनमें नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा थी, उनको अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे आसानी में सुविधा होगी, उनमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। और सातवां पॉइंट है मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली आर रेनिनकुलेसी। मतलब बेंथम हुकर के अनुसार क्या था कि जो क्लासिफिकेशन दिया गया है उनमें सबसे प्रिमिटिव फैमिली क्या था, बेंथम हुकर के अनुसार रेनिनकुलेसी फैमिली है। और जब बाद में जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर भी ये प्रूफ हुआ कि रेनिनकुलेसी सबसे प्रिमिटिव फैमिली है। इसका मीनिंग कि जो कार्य बाद में आकर के कंफर्म हुआ एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्होंने मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे ही बहुत पहले बता दिया कि फला फैमिली क्या है, प्रिमिटिव टाइप की है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इनकी दूर जो मतलब दर्शिता थी वो बहुत बेहतर थी। तो मीनिंग एक अच्छा ये हो गया कि इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में रेनिनकुलेसी को बताया कि प्रिमिटिव फैमिली है, और बाद में तमाम जो मतलब बायोलॉजिस्ट हैं, जो मतलब बोटेनिस्ट हैं, अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट हुए, फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो क्लासिफिकेशन आया, सभी लोगों ने माना कि नहीं, रेनिनकुलेसी ही सबसे प्रिमिटिव फैमिली है। इनका एक अच्छा फीचर है। आठवां पॉइंट है मोनोकाट इज एडवांस देन डाइकाट। मतलब बेंथम हुकर ने बताया कि जो मोनोकाट फैमिली है वह डाइकाट से एडवांस है, मतलब डाइकाट प्रिमिटिव टाइप की फैमिली है। तो इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में आप लोग पहले इसको पढ़े होंगे कि बेंथम हुकर साहब ने अपने क्लासिफिकेशन में सबसे पहले डाइकॉटिलेडनी को रखा या डाइकाट को रखा, फिर जिम्नोस्पर्म को रखा और फिर मोनोकाट को रखा हुआ है। तो मोनोकाट क्या है, बाद में है। इसका मीनिंग मोनोकाट क्या है, एडवांस फैमिली हो गई। और बाद में जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आया उसके द्वारा भी यह प्रूफ हुआ कि मोनोकाट एडवांस फैमिली है डाइकाट के कंपैरिजन में। एक इनकी अच्छाई हो गई। नवा पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन। बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन में प्रत्येक फैमिली की अगर हम लोग बात करें, क्लास की, ऑर्डर की, जीनस की, स्पीसीज की, उसको बहुत विस्तृत, बहुत बृहद ढंग से व्याख्यात्मक रूप में उसकी व्याख्या की गई है, उसके बारे में बताया गया है। मीनिंग कोई भी व्यक्ति आसानी से उसको पढ़ करके, समझ करके उसके बारे में जान सकता है, उसके बारे में जानकारी को इकट्ठा कर सकता है। और 10वां पॉइंट इनका जो मेरिट या अच्छाई है कि डिस्टिंक्ट जिम्नोस्पर्म। मीनिंग बेंथम और हुकर साहब ने अपने क्लासिफिकेशन में क्या किया कि जिम्नोस्पर्म को एक सेपरेट ग्रुप में रखा। अभी बताया गया ना कि सबसे पहले उन्होंने डाइकाट को रखा, फिर जिम्नोस्पर्म को रखा, फिर मोनोकाट को रखा। मतलब जिम्नोस्पर्म क्या एक डिस्टिंक्ट ग्रुप है। तो बाद में जो तमाम सारे अध्ययन हुए, उस अध्ययन में भी यह प्रूफ हुआ, फाइलोजेनेटिक अध्ययन में भी यह प्रूफ हुआ कि जिम्नोस्पर्म जो है वह डाइकाट, मोनोकाट से बिल्कुल सेपरेट एक अलग ग्रुप है। मतलब इस बात को उन्होंने बहुत पहले भांप लिया और बता दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये इनकी क्लासिफिकेशन की एक विशेषता है। अब हम लोग जानते हैं डीमेरिट, मतलब बेंथम हुकर की क्लासिफिकेशन की कमियां क्या कमियां वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कमी में कि नॉन फाइलोजेनेटिक,
मतलब जो बेंथम हुकर साहब का क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था वह नॉन फाइलोजेनेटिक है, मतलब वह इवोल्यूशनरी उद्विकास पर आधारित नहीं है। और इवोल्यूशनरी उद्विकास पर आधारित जो सिस्टम है या जो क्लासिफिकेशन है वह आज के दौर में सबसे एडवांस और सबसे करेक्ट, सबसे एथेंटिक जानकारी देता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनकी कमी है कि इवोल्यूशनरी पॉइंट पर इनका आधारित नहीं है। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की पोजीशन इनके अनुसार क्या थी कि डाइकाट और मोनोकाट के बीच में इन्होंने जिम्नोस्पर्म को रखा था। तो बाद में जो तमाम अध्ययन हुए उस अध्ययन में ये बात प्रूफ नहीं हुई। उस अध्ययन में ये माना गया कि जो जिम्नोस्पर्म है वह डाइकाट मोनोकाट के बीच की स्थिति नहीं है, मतलब जिम्नोस्पर्म एक अलग ग्रुप है। तो इनकी एक कमी थी कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकाट मोनोकाट के बीच में रखा, ये सबसे बड़ी इनकी कमी थी। तीसरा पॉइंट है ऑर्किडेसी इज एडवांस फैमिली इन जो कि मोनोकाट केप्ट इन बिगनिंग। इनके अनुसार क्या था कि ऑर्किडेसी क्या है, एडवांस फैमिली है, लेकिन इसको मतलब जो तमाम सारे अध्ययन हुए उस अध्ययन में प्रूफ हुआ कि ऑर्किडेसी क्या एडवांस फैमिली है मोनोकाट में, लेकिन इन्होंने जो है कि इस ऑर्किडेसी फैमिली को सबसे शुरू में रखा। इसका मीनिंग क्या है कि जो फैमिली प्रिमिटिव टाइप होती है उसको सबसे पहले रखते हैं और जो सबसे एडवांस होती है फैमिली सबसे लास्ट में होती है। लेकिन इनके क्लासिफिकेशन में ऑर्किडेसी को प्रिमिटिव फैमिली के रूप में सबसे पहले रखा गया था मोनोकाट में। इसका मतलब कि इनकी एक क्लासिफिकेशन की एक त्रुटि थी, कमी थी कि इन्होंने एडवांस फैमिली को एज ए प्रिमिटिव फैमिली के रूप में ट्रीट किया। और चौथा पॉइंट है ग्रुपिंग अनरिलेटेड फैमिली। कई सारी ऐसी फैमिली को देखने को मिला कि ऐसी बहुत कई फैमिली हैं जो आपस में किसी प्रकार से कोरिलेट नहीं करती हैं, लेकिन बेंथम हुकर साहब ने अनरिलेटेड फैमिली को भी एक में रख दिया था। एक कमी इनकी ये भी थी कि जो ग्रुपिंग था फैमिली का वह नेचुरली बेस्ड नहीं था। और पांचवा पॉइंट है सेपरेशन ऑफ रिलेटेड फैमिली। ये ठीक इसका उल्टा है। चौथे पॉइंट में क्या था, ग्रुपिंग अनरिलेटेड फैमिली, मतलब कई सारी अनरिलेटेड फैमिली जो आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं है उनको इन्होंने एक में कर दिया। और कई जगह ऐसे ये देखने को मिला कि कई ऐसी फैमिली हैं जो कि आपस में कोरिलेट करती हैं, लेकिन इनको उन्होंने क्या किया, अलग अलग कर दिया। तो ये भी इनकी एक कमी थी। और सातवां पॉइंट है, हाँ जो पांचवा पॉइंट होगा, छठा पॉइंट है नो इवोल्यूशनरी सीक्वेंस। मतलब बेंथम और हुकर साहब ने जो पौधों का क्लासिफिकेशन किया है उसके अनुसार जो अरेंजमेंट किया है अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में, तो आपने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में पौधों के अरेंजमेंट में इवोल्यूशनरी सीक्वेंस का उपयोग नहीं किया है। तो ये इनका एक कमी है। और लास्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, सातवां पॉइंट लास्ट है इनसफिशिएंट एविडेंस फॉर मेनी ऑर्डर्स। मतलब ऐसे बहुत सारे आर्डर इनके क्लासिफिकेशन में हैं जिनके बारे में इनके पास सफिशिएंट प्रमाण नहीं था। जैसे किसी आर्डर का कोई नाम रखा गया, किसी आर्डर में किन पौधों को रखा गया, तो ऐसे कई सारे आर्डर इनके क्लासिफिकेशन में हैं कि जिनके लिए इनके पास सफिशिएंट प्रमाण या सबूत नहीं था कि उसका नाम क्यों रखा गया और उसमें किन किन टाइप के पौधों को रखा गया, क्यों रखा गया, ये तमाम सारी चीज़ों की व्याख्या इनके क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए। तो अब अगर हम लोग आज के वीडियो के एक समरी के रूप में अगर हम देखें, शार्ट में हम लोग देख लेते हैं तो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो पहले हम लोग पढ़ें कि बेंथम एंड हुकर साहब जो थे दोनों लोग इंग्लैंड के या अंग्रेज जो कि बोटेनिस्ट थे, और दोनों लोगों का संबंध जो था रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड से था, जिसमें बेंथम साहब जो थे वो अहम थे। बेंथम साहब रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के जो कि डायरेक्टर भी थे। इसके बाद आता कि इन्होंने किस क्लासिफिकेशन को दिया, तो बेंथम हुकर साहब ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब क्या हो गया, ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें पौधों को उसमें उपस्थित नेचुरल कैरेक्टर के आधार पर, नेचुरल अफिनिटी के आधार पर बांटा गया हो। इसके बाद एक क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था, इसके पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब वह क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें पौधों को एक या कुछ कैरेक्टर के आधार पर क्या हो, बांटा गया हो। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ जो क्लासिफिकेशन में
कैरोलस लिनियस आपका क्लासिफिकेशन है, और कैरोलस लिनियस आपके क्लासिफिकेशन को हम लोग सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था, और सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसलिए कहते हैं कि कैरोलस लिनियस साहब का जो क्लासिफिकेशन था वह प्लांट के जो सेक्स आर्गन है या कहें कि फ्लावर हैं उसके मतलब फीचर के आधार पर उन्होंने जो कि क्लासीफाई किया। और तीसरा सबसे एडवांस आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब वह क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें पौधों को इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर उनके उद्विकास के आधार पर रखा गया हो। तो जो तीनों क्लासिफिकेशन हैं इनमें पूछा सबसे एडवांस कौन और सबसे प्रिमिटिव कौन है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे प्रिमिटिव टाइप का है, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे एडवांस टाइप का है। लेकिन जो नेचुरल सिस्टम है बेंथम होकर का, चूँकि यह प्राकृतिक गुणों पर आधारित है, तो इसको समझने में, इसका उपयोग करने में, प्रैक्टिकल यूज करने में, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने में एक क्लासिफिकेशन बहुत ही उपयोगी है, इसलिए मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को कोई अगर प्रश्न मन में है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पे कर लीजिए, जिससे क्या कोई भी वीडियो हम भेजें तो आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट भी आप लोग करिए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे हमें एक फीडबैक मिलता रहे और हम ऐसे आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।